चलो बैठो, जिसको मर्जी बैठो। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। ओके, वेक्टर्स में बेसिक्स बताए थे मैंने आपको, कुछ डेफिनेशंस बताई थी जो टीचर यूज करता है, ठीक है। कुछ आने वाले चैप्टर्स में करेगा, कुछ इसी चैप्टर में करेगा वेक्टर में। ओके, उस डेफिनेशंस के बाद जो मेन चीज हमने स्टार्ट की थी वो था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये फाउंडेशन है वेक्टर्स की बेटा, ठीक है। ये एक नई लैंग्वेज है, डायरेक्शन की लैंग्वेज है एक तरह से, जो आप सीखोगे यहाँ पे कि एक दूसरे को लैंग्वेज डायरेक्शन कैसे समझाना है बाय राइटिंग समथिंग, मतलब लिख के किसी को डायरेक्शन समझाना है। क्योंकि हम देखो बेटा, नॉर्मली हम साइन यूज कर लेते हैं, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बट वो क्या है बेटा, पेपर में तो वो लैंग्वेज लिख नहीं सकते हम लोग, है ना ही किसी बुक में वो लैंग्वेज हमें मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसी लैंग्वेज बनानी होगी जो हम यूज कर सके टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो सबसे पहले वेक्टर्स में आते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स अगर मैं रिमाइंड करवा दूं तो यूनिट वेक्टर्स क्या थे बेटा, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए थे। अब जो आपका स्पेस है बेटा, स्पेस को आपने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले मैं आपको वो बता चुका हूं कि अगर आप अर्थ सरफेस की बात करते हो तो हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन, बट स्पेस में जब भी बात होती है, 3D में बात होती है जब भी, तो तब हमने क्या है बेटा, 3 एक्सिस बना रखी हैं, एक्स वाई एंड जेड। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है आपस में। ओके, तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है, एक जेड डायरेक्शन है आपके पास। ओके, नाउ अब जैसे मैंने उस दिन बताया था बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ये ओरिजिन है, जो ओरिजिन है वो ये हमारा क्या होता है बेटा, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये हमारा वो जो होगा ये हमारा क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। और जहां पे आपकी बॉडी इज इक्वल टू इनिशियली पड़ी हुई है, इज इक्वल टू 0 पे। तो अब ओ पॉइंट से लेट्स सी बेटा, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, उसके बाद आप किसी भी वेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हो इसे। लेट्स से आपकी बॉडी ओ पॉइंट से मूव होके यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुंच गई है आफ्टर सम टाइम। पहले तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, आपकी एक ही एक्सिस में मूव कर रही है बेटा। ओके, तो यहां से यहां तक अगर वो 1 मीटर मूव किया है बॉडी, तो आप क्या लिखोगे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे बॉडी का, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट आप लिख दोगे 1 मीटर। बट एज वी नो कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, तो आप डायरेक्शन को कैसे लिखोगे साथ में, इसके साथ आप लिख सकते हो 1 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे भी लिख सकते हो। एक और मेथड बताया था, टुवर्ड राइट,
तो वो राइट बोल सकते हो। ओके, जहां फिर सिंपली इतना भी लिख सकते हो Excuse me, sir. डिस्प्लेसमेंट +1 मीटर। यस Excuse me, बेटा, sir. यस बेटा। सर बोर्ड में क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा फोकस जा रहा है। क्या आ रहा है बेटा, ब्लर आ रहा है? बोर्ड दिख नहीं रहा सर क्लियर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बेटा ब्लर आ रहा है कि छोटा लिख रहा हूँ मैं, बड़ा जा लिख रहा है सर, बड़ा लिख दीजिए सर थोड़ा सा। चलिए मैं बड़ा लिख देता हूँ बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ है 1 मीटर। ओके, तो डायरेक्शन लिखने के अलग अलग मेथड्स हैं। आप इस तरह से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो वो राइट भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो +1 मीटर भी। प्लस का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 1D में ये चल जाता है। दिस इज ओनली फॉर 1 डायमेंशनल। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने स्पेसिफाई करना होगा यहाँ पे कि वो 1 डायमेंशनल डायरेक्शन क्या है पहले। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चल जाता है, लेकिन ये बेटा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे 1D तक प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आपका काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, चल जाएगा काम, पॉजिटिव नेगेटिव से भी चल जाएगा। इवन आप लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे भी चल जाएगा। बट जब बात होगी 2D की, बात होगी 3D की, तब प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है हमारे लिए। ओके, तो अब क्या किया है, सबसे पहले उन्होंने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए कि हम लोग ये सब लिखने की बजाय इन सबको रिप्लेस किया उन्होंने यूनिट वेक्टर के साथ बेटा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये सिर्फ जब मैग्नीट्यूड 1 है इनका, तो ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं बेटा। तो अब उन्होंने स्पेसिफाई किया एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को। तो क्या किया उन्होंने बेटा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे आप क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते कि ये आई क्या है, ये क्या है, के क्या है, बेसिक है बेटा। अब ए बी सी, ए को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, कोई क्वेश्चन रेज कर दे कि ए को यही क्यों लिखा है, ए को ऐसे क्यों नहीं लिखा गया। ठीक है, बिल्कुल ये उनकी बेसिक है बेटा, इसके ऊपर नहीं हम क्वेश्चन रेज कर सकते कि एक्स एक्सिस को उन्होंने आई क्यों बुलाया। मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये तो जिसने इन्वेंट किया था, जिसने ये वेक्टर स्टार्ट किया था बेटा, उसकी इच्छा थी कि वो जैसे मर्जी बोलना थे। अगर मैं स्टार्ट करता, हो सकता है मेरा जैसे रविंदर सिंह नाम है ना, रविंदर सिंह बराड़ है, तो मैं क्या करता, रविंदर आर कैप, सिंह एस कैप, बी ब्राड फॉर बी कैप, है ना। तो ऐसे अपनी मर्जी से कर सकते थे बेटा, है ना। तो ये एक बार स्टार्ट हो गया, अब नहीं हम चेंज कर सकते। अब हम बोले कि हम अपने वेक्टर्स बना लेते हैं। चलो आपने तो बना लिए, मैंने अपने मन में बना दिया, आर बी और एस वेक्टर बना दिए। बट बुक्स में जब देखने जाओगे, बुक्स में कोई दूसरा पढ़ेगा, वो तो यही पढ़ेगा ना आई के। मैंने बेटा पेपर थोड़ी पब्लिश कर दिया है, इंटरनेशनली थोड़ी चेंज कर दिया कोई चीज को। तो वो एक क्या हो जाएगा बेटा, क्योस क्रिएट हो जाएगा स्टडी में। ठीक है ना, मैं वहां पे अड़ जाऊंगा भी मैंने तो आरबीएससी लिखना है, और बोले ठीक है जी आरबीएस लिख लो, आरएस भी लिख लो, हम नंबर नहीं देंगे आपको। क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो चीज है उसको मैं नई मॉडिफिकेशन थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एज इट इज है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। सो अब इसको समझते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर अब मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 मीटर एंड कौन सी डायरेक्शन है बेटा, आई कैप। ओके, आपने यहाँ पे अगर 2 मीटर मूव किया होता, अगर आपने 2 मीटर मूव कर लिया भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आई कैप। तो मतलब डायरेक्शन को अगर हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, वेक्टर बन गया हमारे पास। समझ आई बेटा बात, इतना क्लियर है अभी तक। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नया केस बनाते हैं बेटा, 2D में आ जाते हैं। ये तो 1D था, 2D में आ जाते हैं बेटा, एक्स वाई। अभी देखिए बॉडी ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ है बेटा, बॉडी एक्स डायरेक्शन में एक्स मीटर मूव किया है और वाई डायरेक्शन में वाई मीटर मूव किया है। बॉडी कहां पे पहुंचेगी बताइए पहले तो,
बॉडी किस पॉइंट पे पहुंचेगा? चलिए कोऑर्डिनेट बता दो पहले मुझे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग ऐसे बनाते थे ना ग्राफ, तो अभी बॉडी अगर 0,0 से स्टार्ट हुआ है, एक्स और वाई मीटर मूव किया है अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बिल्कुल, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? एक्स, वाई। ये मैं साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आइडिया दे रहा हूं। तो उसकी पोजीशन क्या है अभी? आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन क्या है? एक्स, वाई कोऑर्डिनेट है बेटा। ओके, तो अभी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा? देखिए बॉडी दो डायरेक्शन में मूव हुआ है, अब इन दोनों को एक साथ नहीं ऐड कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स प्लस वाई आई कैप या फिर जी कैप लिख दो आप लोग, ये गलत हो जाएगा बेटा, आपका कोई सेंस नहीं बनेगी। उसने इंडिविजुअली दोनों एक्सिस में मूव किया है, तो सही मेथड क्या होगा यहाँ पे बेटा? एक्स आई कैप प्लस, यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि एक्स वाला एक्स वाले के साथ ही ऐड होगा और उसके साथ आई कैप हो जाएगा, वाई वाला वाई वाला। तो मतलब क्या है, जब आप वेक्टर्स की स्टडी करते हो, 2 डिमेंशनल 3 डिमेंशनल की स्टडी करते हो, एक्स वाली स्टडी अलग से चलेगी, वाई वाली अलग से चलेगी, जेड वाली अलग से चलेगी। बस एक्स वाली स्टडी के साथ आपने क्या है बेटा? आई कैप लिखते जाना है, वाई वाली के साथ जे कैप एंड जेड वाली के साथ के कैप लिखते जाना है बेटा। समझ आ गई बात? क्लियर है ये चीज? ओके, सिमिलरली अगर हम 3D की बात कर लेते, सिमिलरली 3D की बात करें अगर हम, ओके, अगर कोऑर्डिनेट x, y, z है बेटा, सो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है उसका? एक्स आई कैप प्लस जेड जे कैप। ठीक है बेटा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है बेटा ये चीज? जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हो बेटा, आपको भी क्लियर है ये वाली? यस सर। ओके, तो ये हमने बेसिक का बना लिया है बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा है जो मैंने, ये बताइए मुझे, ये सिर्फ डायरेक्शन है कि मैग्नीट्यूड भी है इसके अंदर? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर ये आई जे के क्या है? तो आई जे के जस्ट बता रहे हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है किसी गिवन वेक्टर क्वांटिटी का बेटा। क्लियर है? ओके, क्योंकि बेटा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपने लिखना है, मैंने आपको बताना है कि यहाँ पे इतनी फोर्स लगेगी, तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स का एक मुझे बताना पड़ेगा कि कितना मैग्नीट्यूड लगाना है आपने और किस तरफ लगाना है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, डोर के ऊपर पुश लिखा होता है या पुल लिखा होता है? पुश पुल पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाना है, अपनी तरफ खींचना है या अपने से दूर धक्का देना है ना? और तो ये पुश पुल हर एक कंफ्यूज होता है इसमें। पुश पुल में जिसने मर्जी पढ़ा लिखा हो, जैसे पुश पुल पढ़ते हैं उल्टा जरूर होता है बेटा, है ना? भले मैं फिजिक्स टीचर हूं, मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ, गलत में भी। हाँ, वो तो चलो क्या है कि बेटा देखो, जो लगाने वाला है उसने गलत लगा दिया वो अलग बात है, लेकिन कई बार अगर सही लगाओ, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 100 में से 70-80, यू कैन से 8 आउट ऑफ 10 पीपल डू इट इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, अरे यार पुश पुल क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं भी जैसे दरवाजे के ऊपर पुश पुल देखता हूँ ना, 5 सेकंड के लिए रुक के सोचता हूँ अपने दिमाग में, फिजिक्स पॉइंट से पुश पुल, अच्छा इसे अंदर को धक्का देना है, ठीक है। अब वो ये वर्ड भी कंफ्यूज है, लेकिन अगर एक चीज देखिए बेटा, वहां पे प्लस और नेगेटिव लिखा होता तो सही नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता, बट वही है कि साइन कन्वेंशन अगर पहले से कुछ ऐसी बनी होती कि पॉजिटिव का मतलब है अपने से दूर धक्का देना है ऐसे, और नेगेटिव मतलब अपनी तरफ खींचना है ना, तो वो चलो वो अलग लैंग्वेज, बट वो इजी हो जाती थोड़ी सी मेरे अकॉर्डिंग, है ना? ये मेरी थिंकिंग है, बाकियों की अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो डायरेक्शन, फिर वापस आ जाते हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो कहीं पे भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो बेटा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। तो ये जो तरीका हमने ढूंढा है ना बेटा, इस तरीके के अंदर ही मैग्नीट्यूड है और अंदर ही क्या है? डायरेक्शन है। किस तरह से हमें मैग्नीट्यूड अलग और अलग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिखता तो क्या लिखता? 2 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 2 मीटर एंड y मीटर अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। तो वो थोड़ी सी इंग्लिश बन जाती, तो वो मतलब क्या है कि बेटा वो इजी है कि ऐसे लिखना इजी है। और दूसरा बेटा मैथमेटिशियन जो होते हैं ना, ये इंग्लिश से, हाँ
लेजी होते हैं वो एक इजी सा रास्ता ढूंढते हैं, इतनी लंबी लाइन कौन लिखेगा, ठीक है। जो मैथमेटिशियंस होंगे ना बेटा उनकी इंग्लिश वीक होती है, ठीक है, वो फिर नया रास्ता ढूंढते हैं, उन्हें कुछ शॉर्टकट चाहिए होते हैं बेटा हमेशा, तो वो ये शॉर्टकट बना दिया उन्होंने समझाने का। अब जैसी कोई ये चीज लिखता है ना, मेरे को भी समझ आ जाएगा, जिसने ये लैंग्वेज पढ़ी होगी उसको भी समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो आईजे के देख के ना बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या है डर जाते हैं प्लस वन में कि अरे ये क्या आ गया, आईजे के आज तक पढ़ा ही नहीं था। ओके, आप बेटा एक चीज मैं लास्ट क्लास में बोल चुका हूं, जैसे ही आप वेक्टर लिखते हो, वेक्टर के ऊपर जैसे ये एरो लगाते हो, ठीक है, वेक्टर के लिए ये जैसे ऊपर एरो लगा देते हो, जब आपने यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसके ऊपर बिल्कुल, तो लेटर के ऊपर कैप का मतलब ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटर के ऊपर एरो का मतलब क्या है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मैग्नीट्यूड, तो भाई वो जस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर बताएगा एग्जैक्टली कितने न्यूटन फोर्स है और किस डायरेक्शन में है, और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका यूनिट वेक्टर था बेटा, यूनिट वेक्टर क्लियर है, ठीक है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, तो इसे थोड़ा सा होल्ड पे रखे, अब कुछ और चीजें पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। तो यहां पे सिर्फ मैंने आईजे के इंट्रोड्यूस किया है बेटा आपको। ओके, सो देखो बेटा, अब नेक्स्ट जो चीज है आपकी, मैं आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, ये वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, समझ आ गई बात बेटा। ओके, देखो अगर हमारे पास 3D है बेटा, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, इस 3D में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ओके, और ये पॉइंट है O। आपसे कोई पूछे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका मतलब समझ लो पहले क्या होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब है हमें यहाँ पे ए वेक्टर की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ओ, जहां ए पॉइंट की क्या बतानी है बेटा, डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, और साथ में कितनी दूरी पे है वो भी बताना है। तो हमें क्या निकालना है, इसका मतलब हमें निकालना है ओ ए वेक्टर, क्या निकालना है हमें, ओ ए वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमें ओ ए वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या डिफाइन करेगा, पोजीशन वेक्टर एक तो हमें डिफाइन कर देगा कि ओ पॉइंट से, ओरिजिन से आपका गिवन पॉइंट किस तरफ है और कितनी दूरी पे है बेटा, कितने लेंथ पे है वो। ओके, ये आगे काम कर आएंगे आपके वेक्टर्स में। तो इसे क्या लिखोगे बेटा, देखिए अगर ये x, y, z है, तो इसका मतलब है ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस तरफ कितना क्या होगा वो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और y में कितना क्या होगा बेटा, और z में कितना क्या होगा बेटा, प्लस z, ठीक है। सो अगर मैं यहां से इसे ज्वाइन कर दूंगा तो ये चीज बन जाएगा। तो दिस इज योर ओ ए वेक्टर, जहां ऐसे भी लिखा हो सकता है, कई बार सिंपल ए वेक्टर भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो लेटर तो कुछ भी लिख सकते हैं, ओ ए लिख दे, ए लिख दे, ठीक है बेटा। तो ये हमें देखिए बेटा, एरो भी बता दिया मैंने, ये डायग्राम में दिख गया, मैंने कल भी बताया था कि डायग्राम में सिर्फ ये एरो लगेगा, लेकिन मैथमेटिकली लिख के कैसे दिखाना है, वो ये इस तरह से दिखाना है बेटा। आपकी एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या है, ये किसी भी एक्स वाई जेड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है बेटा ये। ओके, इसके अंदर ही डायरेक्शन छिपी हुई है, इसके अंदर ही उसकी लेंथ छिपी हुई है, वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, याद रखना, ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर से ही मैं डायरेक्शन भी निकाल के, इसके अंदर से ही मैं डायरेक्शन भी निकालूंगा, और इसके अंदर से ही हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ठीक है बेटा, बस अभी के लिए। और अब आपने देखो, अब मैं आपको नॉर्मल डायरेक्टली बताता हूं, कहीं भी कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे लिखना है, तो सिंपल कुछ नहीं बेटा,
आप क्या है, ये जो एरो है आपका, ये किस तरफ से है? ये 0,0,0 से किस तरफ है? x, y, z की तरफ है। तो x, इसको इसमें से माइनस करो, x माइनस 0 x i कैप, फिर y माइनस 0 y j कैप, z माइनस 0 z k कैप। मतलब क्या है बेटा, जिस तरफ आपका एरो हो ना, ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये आपके क्या हो गए? इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है बेटा, ये क्या हो गए? फाइनल कोऑर्डिनेट्स, ये क्या हो गए? इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, और साथ में रिस्पेक्टिवली आई जे के लिंक हो गए। ठीक है, वैसे तो पहले वाला तरीका ही आपको ज्यादा इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये था आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम लोग ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट डिफाइन करते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या है? लेट्स से फिर से हमारे पास 3D है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे को बोर्ड दिख रहा है अभी क्लियर? यस सर। यस सर। यस ओके सर। ओके ओके। अब देखो बेटा, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या है? जैसे ये ओरिजिन था हमारा, अब ओरिजिन को भूल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लेट कर लेता हूं x1 y1 z1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड z। ठीक है था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? जैसे नॉर्मली आप सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जैसे कि ए से बी अगर आप गए हो बेटा, तो आप ए से बी डिस्प्लेस हो रहे हो लेट्स से। तो ए से बी जाने का मतलब है ये एरो ए से बी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? बी माइनस ए। वो भी लिख सकते हो, बट मैं वैसे नहीं लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवाऊंगा, मैं बाद में लिखवाऊंगा। वैसे क्या लिखे? देखो मैंने क्या बोला था अभी आपको, x माइनस 0 आई कैप। अच्छा देखो, ए पॉइंट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी बॉडी हमारी कहां पे पहुंची हुई है? x1 डिस्टेंस पे है कि नहीं है यहां से? तो वो क्या हुआ है बेटा, अभी कहां पे पहुंच गई है? x2 पे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो नेट ये चेंज कितना आया है x एक्सिस में? x एक्सिस में नेट x2 चेंज कितना? माइनस x2 माइनस x1 आई कैप। वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम y की बात करेंगे तो y में क्या आएगा बेटा चेंज? y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर्स बनाते हैं बेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो वेक्टर्स बन जाएंगे, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, इसके बाद की कहानी भी हम बहुत आगे तक जाएंगे, अभी ये बेसिक्स है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है फिजिक्स को सीखने के लिए बेटा, स्पेशली 11th में। स्टार्टिंग में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपका फ्लो बन गया ना, उसके बाद आप पेशेंस भले भूल जाना। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत पेशेंस रख के सुनना पड़ेगी चीजें, बहुत क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, लेकिन वो टाइम के साथ क्लियर होंगे। टाइम से पहले क्लियर करने की कोशिश करोगे, टीचर जवाब दे देगा क्योंकि टीचर को आता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज में। तो ये ए बी हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि बी से ए की तरफ जा रहा हूं बेटा, मैं क्या है बी से ए की तरफ जा रहा हूं, तो अगर मैं बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं तो वो क्या होगा? फिर वो क्या होगा बेटा, बताइए? बी से ए x1 माइनस x2। बिल्कुल बेटा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। समझ आएगी नहीं बात बेटा? तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे क्या है, ए बी एंड बी ए में डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहां से सबसे नेगेटिव कॉमन ले लूं तो यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां डायग्राम से देखिए बेटा, जितना वो इधर आया है ए से बी, उतना ही वो बी से ए गया है कि नहीं गया है? एंटी पैरेलल क्या बोलते हैं इन्हें? मैंने पिछली क्लास में डिफाइन किया था बेटा, क्या बोलते हैं ऐसे वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो? है नेगेटिव वेक्टर।
बिल्कुल, तो क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कॉल है बेटा, इफ इट्स इंपॉर्टेंट यू कैन टेक, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। ओके, सो प्लीज टेक, यहाँ पे ध्यान रखिए, एक कॉल आने की वजह से ध्यान डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है। सो ट्राई टू completely silent your phone and put it in your pocket. So AB and BA are negative vectors. तो यहाँ से आपको थोड़ी सी पिक्चर बनने लगी है कि डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑपोजिट है एक दूसरे के। ओके, एंटी पैरेलल बोल सकते हो, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है, प्रॉपरली टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है, वो नेगेटिव वेक्टर है बेटा। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहीं पे लिखा हो सकता है, किसी बुक में मैं ये नहीं डिफाइन कहता कि नहीं लिख सकती। ओके, बट नेगेटिव वेक्टर थोड़ा सा ज्यादा बुक्स में मिलता है, एनसीईआरटी में अगर वर्ड पढ़ोगे तो नेगेटिव लिख सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि बेटा अलग अलग बुक्स अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करती है। एनसीईआरटी बुक में नेगेटिव वेक्टर्स लिखा हुआ है, तो हम नेगेटिव वेक्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप एंटी पैरेलल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके, बस बात वो है कि दिमाग के अंदर वो नाम जरूरी नहीं है, नाम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बेटा। नाम तो अपने, वही मैं जैसे पहले बोला बेटा, हम लोग अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। नाम इतना नहीं, आप नाम लिख के साथ में जो डेफिनेशन लिखोगे वो मेरे को क्लियर कर देगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये चीज क्लियर है बेटा। दीज आर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कभी भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वेक्टर्स बनाने हैं तो कैसे बनाते हैं बेटा, आप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देख रहे हो कि एक दूसरे पॉइंट को देख रहे हो बेटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बोला था कि ये जो तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं बेटा आपके बोर्ड पे, ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स में डायरेक्शन भी है और साथ में क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ है। डायरेक्शन का मतलब कि इस डायरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं बेटा, एक्स को आई बोल रहा हूँ, वाई को जे बोल रहा हूँ, जेड को के बोल रहा हूँ, लेकिन इस डायरेक्शन को क्या बोलूंगा, नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहा है बेटा, मुझे मैंने कहा बोला है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और साउथ है, ये तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है ना। नहीं, तो इमेजिनरी क्यों बोले भाई, हमें दिख रही है डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन निकालते हैं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, के कैप। चलो मैं आपको ये भी बता दूंगा आप क्यों क्या गलती कर रहे हो इसमें। ओके, चलो देखो गलत बताया सही है, आपको अभी पता चलेगा क्या गलती थी, ये समझ आ गया है। अब बताइए, मैथ में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप क्या करते थे, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हो कि नहीं निकालते हो सर, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मतलब क्या है, इसकी लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसमें कुछ लिखना होता है तो बेटा बता दिया करो, मैं रुक जाया करूंगा, अदरवाइज चल रहा है, ठीक है। नोट्स तो आपने बना लिए होंगे यार, मुझे पता है बेटा। सो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस लेक्चर के बाद आप मॉड्यूल के अपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। मॉड्यूल में क्या है, जब आप मॉड्यूल खोलते हो उसमें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि दिस टॉपिक इज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें सब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, तो इसके बाद आप कर सकते हो वो क्वेश्चंस। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, बेटा कोई भी वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, मैंने कल क्या बताया था, इसकी जो ये लेंथ होती है बेटा, ये क्या बताती है आपको, ये मैग्नीट्यूड बताती है कि नहीं बताती बेटा, और ये एरो क्या बताता है, एरो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन। अभी जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल उठा लेते हैं बेटा, जो हमने अभी किया है, जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है बेटा, थोड़ा सा इमेजिन करना, ये 3D में है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए। तो ए वेक्टर मैंने क्या डिफाइन किया था बेटा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब है ओ लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा, यहाँ पे
सबसे पहले देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यू कैन से इस तरह से वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो इसको पहले बेटा सिंपल ए लिख दे, उसका भी मतलब यही है, और ये ऊपर एरो डाल के ऐसे मॉड डाल दे, ये मॉड पता है ना सबको, ये यहाँ पे नॉर्मली मैथमेटिक्स में मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस कर देता है हर एक वैल्यू को, इसके अंदर नेगेटिव हो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो वेक्टर लिखा हुआ है अंदर क्वांटिटी, उसके आसपास मॉड साइन डालने का मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है मैग्नीट्यूड बेटा। ओके, तो सिंपल ए लिखा हो जाए इस तरह से लिखा हो, तो ये दिस विल बी इक्वल टू क्या बेटा, लेंथ ऑफ ओ ए होगा कि नहीं होगा बेटा, ये ओ ए लेंथ कैसे निकलेगी, कैसे निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वहां पे होता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस z1 माइनस z2, इस तरह से लिखते थे। मतलब ये क्या बन गया बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। तो अब हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको, ये देखिए कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब एक्स के साथ आई के साथ जो नंबर लिखा हुआ है प्लस उसका स्क्वायर, प्लस वैसे ही वाई कंपोनेंट स्क्वायर मतलब जे के साथ जो लिखा हुआ है प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अभी दूसरा वेक्टर उठा लेते हैं बेटा, जो हमने ए बी वेक्टर बनाया था अभी, एक्स वाई एंड जेड, दिस इज लेट्स से यहाँ पे ए था वेक्टर हमारा x1 y1 z1, एंड यहाँ पे था b x2 y2 z2। तो जब मैंने ए बी वेक्टर बनाया बेटा, तो ए बी वेक्टर क्या बना था मेरा, ए बी वेक्टर क्या बना था, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना था बताइए, x2 माइनस, कुछ नहीं करना बेटा, देखो एरो किस तरफ है, ए से बी की तरफ है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट फाइनल होंगे कि नहीं होंगे, इनिशियल कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, i के साथ क्या लिखना है, i के साथ लिखना है फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट प्लस y2 माइनस y1 j क्या प्लस, समझ आ गई बेटा ये बात। ओके, अभी इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी वेक्टर का क्या निकालना है मुझे, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, बिल्कुल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लिखा हुआ है y2 माइनस y1। यहाँ पे ये नहीं सोचना y2 बड़ा है कि y1 छोटा है, कोई प्रॉब्लम बेटा, स्क्वायर है उसमें पॉजिटिव बना देना है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस जे बन जाएगा अपने आप। ओके, तो आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं, एज पर रूल चल रहा है जो हमने सीखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ आ जाएगा z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो क्लियर है बेटा ये चीज, जो भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए आपको भी क्लियर है बेटा ये, यस सर। ओके बेटा, तो दिस इज, अभी आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपको कोऑर्डिनेट पता चल गए पॉइंट के, आप वहां से क्या कर सकते हो, एक वेक्टर बना सकते हो, पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकते हो। आपको पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया, आपके पास कोई भी वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना आ गया। ओके बेटा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ इसका। यस बेटा, सर एक बार ये राइट वाली साइड दोबारा बता दो, ये वाली बेटा ए बी वेक्टर वाली बोल रहे हो, यस सर, थर्ड स्टेप, ये वाली ना बेटा, कुछ नहीं किया हमने, ये जैसे मैंने पहले क्या किया है, एक वेक्टर बनाया है हमने, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, दिस वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड दे रखे थे हमें, तो हमने यहाँ से वेक्टर बना लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा,
मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, ये ओ ए लेंथ होगा बेटा। सो ओ ए लेंथ आप मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फॉर्मूला कर चुके हो, वहां से मैंने बता दिया कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो वो क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहां से हमने एक मेथड निकाल लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, कि आपने क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आपने करना है अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर। और एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वेक्टर के अंदर आई के साथ जो लिखा हुआ है बेटा, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब जे के साथ जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर, प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब जो के साथ लिखा हुआ है बेटा। एंड फिर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बेटा आपको एक और पॉइंट बना के दिखाया, जैसे ए एंड बी पॉइंट्स बना लिए, इनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, इसका है x2 y2 z2। तो यहां से ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया हमारे पास, जो ऑलरेडी हम पिछले केस में बना चुके हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी वेक्टर का, तो ये ए बी लेंथ हो जाएगी। तो ये ए बी लेंथ यहां से सीधा देख लो, सीधा बनाना सीख लो अभी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करना चाहते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी ठीक बन रहा है बताइए। ओके, अभी भी डायरेक्शन पेंडिंग है ना, अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, अभी डायरेक्शन पेंडिंग है। ओके ओके, अभी एग्जांपल के तौर पे बेटा जैसे लेट क्वेश्चन है हमारे पास एक, हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है कि a इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, इतना दे रखा है। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बहुत जल्दी 5 बोल दिया है ना, तो इजी था। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो बेटा कैसे निकलेगा इसका, क्या करना है, मैंने क्या बोला है, जब भी आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जो आई के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ लिखा हुआ उसका स्क्वायर। दिस इज फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5। ओके, इजी था कैलकुलेशन ना। अब अगर आप इसी चीज को आप ग्राफिकली सोचना चाहते हो, ग्राफिकली कैसे सोचोगे, देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पहले तो z बनाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि थ्री यूनिट जो है, अब मुझे नहीं पता ये फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है क्या है, कोई भी वेक्टर हो सकता है बेटा ये, तो 3 यूनिट उसके क्या है बेटा, अगर ये फोर्स होता तो 3 न्यूटन एक्स एक्सिस में है और 4 न्यूटन वाई एक्सिस में है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता तो इसका मतलब 3 मीटर आ जाएगा फिर। तो बेटा ये यूनिट जो पीछे यूनिट लिखेंगे हम लोग, वो कौन सा होगा, एज पर फिजिकल क्वांटिटी। सो यहाँ पे 3 यूनिट है और ये है 4 यूनिट, ठीक है का। तो अगर मैं देखूं ये चीज इधर चली जाएगी आपकी यहाँ पे, दिस इज योर 3,4 कोऑर्डिनेट। ओके, तो आपको मालूम ही है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे ये 3 बन जाए। ओके, ये आपका इधर 3 बन जाएगा, ये 4 है तो ये 4 बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से सीधा भी निकाल सकते हो, बट हमें हर जगह पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं सोचना, हमें यहाँ पे सिंपल इस तरह से सोचना है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर आपको एक वेक्टर इस आईजेके की फॉर्म में दे रखा है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे उसका बेटा। ओके गुड। तो किसी को बेटा मैग्नीट्यूड वाले में प्रॉब्लम है तो पूछो। So now we know how to find the magnitude of given vector। हमारे पास एक गिवन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, इधर मैंने वो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया बेटा आपका, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है इसका एरो इस तरफ होगा कि नहीं होगा। अभी प्रॉब्लम है हमारे लिए डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन क्या होगी उसकी बेटा, है ना। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन की। हाँ जी बेटा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के बेटा 2 मेथड्स हैं, इधर तो आप आईजेके की फॉर्म में ही बता दो, या फिर उस वेक्टर का एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों के साथ एंगल बता दो। अगर 2D में है तो सिर्फ एक एक्सिस के साथ चल जाएगा, बट अगर 3D में है, वेक्टर आपका 3D में है तो तीनों एक्सिस के साथ बताना पड़ेगा। अगर 2D में वेक्टर है तो एक के साथ बताओगे थीटा है, तो दूसरी एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा,
90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन। नहीं, अभी हमने सिर्फ थीटा बोला है बेटा, हमने साइन कॉस तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पे, हमने सिंपल बात की है। ओके, तो आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, तो नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, अभी बेटा मैं आपको ये इसका आइडिया पहले ही दे चुका हूं कि डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर का मतलब है कि उस डायरेक्शन में हमें क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर। आई जे के क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। आई जे एंड के ये क्या है, आर यूनिट वेक्टर along x, y, z axis respectively. Now we want the unit vectors along any arbitrary direction. किसी भी arbitrary direction के along unit vector निकालना है तो कैसे निकलेगा उसका? तो जैसे मैं यहाँ पे पहले कोई भी डायरेक्शन है जिसे मैं अभी बना के दिखा रहा हूं आपको, ये आपका कोऑर्डिनेट है। लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। ओके, दिस इज 0, 0, 0। ओके, तो इसका पोजीशन वेक्टर a हो जाएगा बेटा, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, a वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, एनर्जी खत्म होगी, x i कैप प्लस ठीक है बेटा। आप जितनी इधर से बोलोगे मेरे अंदर उतना ज्यादा पढ़ाने का मन करेगा, और मुझे लग रहा है क्लास ऑफ कर देनी चाहिए, सुस्ती आ रही है आपको। ओके गुड, थोड़ा सा मोरल अप रखो। ओके, तो a वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ओके, ये भाई तो सो गया था ये टाइम ही ऐसा होता है 2 से 3 के 4 के बीच का टाइम ऐसा होता है कि नींद बहुत आ रही होती है, एक हम लंच करके आए होते हैं ना। तो a x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो बेटा अभी मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया हमने, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस। ओके जी, क्लियर है। अब मुझे इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए कैप। ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, इसका मैग्नीट्यूड इसका डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, और आप बोल सकते हो ये क्या, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए का मतलब क्या होगा बेटा, ये डायरेक्शन बता देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने एक गिवन वेक्टर, जो ये गिवन वेक्टर है, इसमें से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और इसमें से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा। अब आप में से बहुत बच्चों ने क्या बोल दिया था, सर आई प्लस जे प्लस के होगा, ठीक है ना। आपने क्या बोला था कि सर क्या डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस, ये बोला था सबने। अब क्यों गलत हुआ, यहाँ पे गलत क्यों हो, ये डिस्कस करना जरूरी है। इसका अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो क्या होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड बताओ मुझे क्या होगा, क्या मैग्नीट्यूड है इसका, क्या ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर, तो रिजेक्टेड। ऑनलाइन वाले बच्चे सेटिस्फाई है इस चीज से? यस यस सर, है ना। तो आप में से किसी ने बोला था आई प्लस जे प्लस के बोला था बेटा। ओके, इसका मैग्नीट्यूड √3 आ गया, द डायरेक्शन का क्या मैग्नीट्यूड होगा, नहीं। तो अगर डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड आ गया ना बेटा, तो हमने जहां से स्टार्ट किया था ना आई जे के से, वो सारी थ्योरी गलत होगी, क्योंकि जिसने आई बोला था वो कहता आई का मैग्नीट्यूड क्या है, जे का 1, के का 1, तो कोई भी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, तो ये आपका जो थ्योरी था ये गलत हो गया है, तो हमें एक नई थ्योरी बनानी पड़ेगी। हम नहीं बना रहे, मतलब ऑलरेडी बनी हुई है। तो वो क्या है, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, हमें किसी वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को क्या करना है बेटा, अलग करना है। तभी यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करने वाला हूं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ए कैप
इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो इज दिस क्लियर विद यू ऑल? ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो अब आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ओके, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ये सारा फंडा क्लियर है? ठीक है, मैं इस पे आज एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके साथ इसे खत्म कर देंगे आज के लेक्चर को। तो घर जाके आपने जितने मैग्नीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, जितने डायरेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, सब खत्म कर देने हैं मंडे तक। अगर हो गए हैं तो दैट्स वेरी गुड, और इफ यू हैव डाउट तो आप पूछ सकते हो उनमें से, है ना। अगर डाउट भी क्लियर है तो फिर तो बेटा उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। वो अभी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, वो आगे दूर है, अभी इतनी भी दूर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में वहां तक पहुंच जाएंगे, मतलब आने वाले वीक में। तो जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जाते जाते। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मैं आपको फिजिक्स पॉइंट से वेक्टर का क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे वो कहते हैं फाइंड, आपने मुझे कुछ ना कुछ जितना सीखा है अब तक, एक्टिव हो जाओ, जितना सीखा है उसमें से दिमाग लगा के बताना है कि सर ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड फोर्स F cap whose magnitude is 8 Newton, whose magnitude is 8 Newton and is parallel to a vector equals to parallel to a vector which is given by a vector is equals to 3i plus 4j। इजी कर लेते हैं, प्लस के भी होता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। हमने यहां से कंसेप्ट सीखना है बेटा कैसे भी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ वेक्टर। इसका उन्होंने क्या दे दिया, बेटा क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है हमने। फोर्स whose मैग्नीट्यूड इज 8 न्यूटन, पहली चीज ये। दूसरा, ये पैरेलल, किसके पैरेलल है, ए वेक्टर। किसके पैरेलल है बेटा, ए वेक्टर। तो मतलब मुझे एफ वेक्टर चाहिए, मुझे जिसका लेंथ कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 8 न्यूटन है। और ये किसके पैरेलल है, बेटा, ए वेक्टर के है। तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है बेटा, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। पैरेलल का मतलब है यहां पे सेम डायरेक्शन। मैंने आपको बोला किसी भी वेक्टर में 2 चीजें होती है बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये सीधा दे रखा है 8 न्यूटन, डायरेक्शन पता चल गई यहां से, पैरेलल वर्ड से पता चल गई ना बेटा। डायरेक्शन किस पॉइंट से पता चल रही है, सेम डायरेक्शन एज ए वेक्टर। तो अब पहले मुझे क्या करना होगा बेटा, इसके बाद का स्टेप क्या होगा बताओ। थोड़ा सा ध्यान रखो करो, ये हो जाता है यार। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैं पहले स्टेप में क्या कर रहा हूं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने इतना सजा के नहीं लिखना वहां पे बेटा, ठीक है। हाँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, बताइए आप में से आवाज आनी चाहिए अभी, अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या देगा बेटा, 5। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, ए कैप आ जाएगा, विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच विल बी इक्वल टू 3i प्लस 4j अपॉन 5। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/5 i कैप प्लस 4/5। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अब आ जाते हैं हमारे आंसर के ऊपर, फाइनल जो चाहिए था हमें।
एफ वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्शन, इनटू क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्शन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा, ये देख डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या आ जाएगा, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, अभी नहीं बेटा, ये किसका मैग्नीट्यूड है, फोर्स का, तो फोर्स की स्टडी ही करनी अब की हमने स्टार्ट, यहाँ पे हमने आके फोर्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले सोचा कैसे कि मुझे फोर्स वेक्टर निकालना है अगर, तो दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सीधा क्वेश्चन में दे रखा है 8 न्यूटन है, अभी डायरेक्शन निकाल लिया है, तो डायरेक्शन के लिए उन्होंने वर्ड दे दिया पैरेलल टू ए वेक्टर, तो मैंने पहले ए वेक्टर की डायरेक्शन निकाल दी, तो इधर देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8 into 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जी कैप, आगे कैलकुलेशन तो कर लोगे, समझ आ गई बेटा ये सबको बात। अब बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं इसको कि एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, क्या ये सही है, ये गलत है बेटा, इसमें क्या गलती कर दी आपने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल ऑनलाइन भी कोई बच्चा बोल रहा है, वो कह रहा है कि सर हमने इसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्लूड कर दिया, बिल्कुल इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड 8 है, जब मैंने इसको ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने इसके अंदर और क्या इंक्लूड कर दिया, ए वेक्टर का भी तो मैग्नीट्यूड इंक्लूड कर दिया कि नहीं कर दिया, नहीं बेटा वो तो यहाँ पे भी हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं है जो ये बच्चा ऑनलाइन वाला बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि आपने ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके क्या गलती कर दी है कि यहाँ पे आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया इसके अंदर बेटा, हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ हमें क्या करना होता है बेटा, डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका 8 फिक्स है बेटा, तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको, अगर एंटी पैरेलल होता तो क्या करते, अगर इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे एंटी पैरेलल लिख दूं, जैसे आप एंटी पैरेलल बोल रहे थे, अभी आपकी लैंग्वेज मेरे वाली होगी है तो मेरी आपके वाली होगी है, तो एंटी पैरेलल लिखा होता है, तो क्या करते बेटा यहाँ पे बताइए क्वेश्चन, तो सर रिएक्शन पे माइनस का साइन लग जाएगा, क्या बेटा प्लीज, क्या बेटा क्या बोल रहे हो आप, ऑनलाइन जिसने अभी बोला था बेटा, क्या बोला था आपने, क्या कहा था, तो जो हमने डायरेक्शन निकाली है उस पे माइनस का साइन आ जाएगा फिर अदर एंटी पैरेलल, बिल्कुल बिल्कुल आप क्या कह रहे हो बेटा, क्या करना है, बिल्कुल बेटा क्योंकि क्या कर दिया है एंटी पैरेलल टू ए, मतलब ए के ऑपोजिट है, तो ए कैप ये है, तो यहाँ पे क्या दिया माइनस ए कैप, बाकी सारा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आगे आ जाएगा बेटा, तो इज दिस क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी मंडे को आके पहले वो क्वेश्चंस पूछने हैं, जब आप डाउट लेके आओगे ना बेटा तब मुझे पता चलेगा कि आप कर रहे हो कुछ मेहनत, अदरवाइज ऐसे बैठ के करने का कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं यहाँ पे मेरी रिवीजन हो रही है आपकी नहीं हो रही इस वक्त, आपकी रिवीजन तब होगी अगर आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो बेटा अगर आपको लगता है आपने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप एक चीज कर सकते हो, जो क्वेश्चन पहली बार करते हुए प्रॉब्लम आई थी ना उनको अकेले उनको सॉल्व कर लो, अभी 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करते हुए प्रॉब्लम आई थी और आपने टीचर से समझा होगा, उनको दोबारा से कर लो बेटा, दिस विल बी लाइक अ काइंड ऑफ गुड रिवीजन, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर, यस सर थीटा वाला कंसेप्ट कब आएगा, कौन सा बेटा, थीटा वाला जिसमें एंगल आ जाते हैं cos थीटा sin थीटा, बेटा आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा लाउड बोलोगे, सर थीटा वाला कंसेप्ट कह रहे थे, थीटा वाला अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम एक और चीज सीखेंगे कि इस डायरेक्शन को अगर हमने थीटा की फॉर्म में निकालना है क्या होगा, डायरेक्शनल कोसाइन, वो बहुत डिटेल में पढ़ा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, डायरेक्शनल कोसाइन की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके सर यस बेटा, तो जो आपने लास्ट क्लास में पोलर और राइट वेक्टर करवाए थे, यस बेटा, तो वो रिपीट कर दीजिए सर, जो पोलर और राइट वेक्टर, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, यस सर, ओके बेटा, सिंपल सी चीज है बेटा, देखो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे अभी जो पोजीशन वेक्टर लिखा था मैंने,
पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आज की क्लास में जो डिस्कस किया है, दे आर काइंड ऑफ पोलर वेक्टर, क्योंकि उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई एंडिंग पॉइंट है। ओके, वेयर एज जो एक्सियल पॉइंट्स होते हैं बेटा, उनका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो जस्ट डायरेक्शन वगैरह के लिए यूज होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स बेसिकली हम लोग जब चीज रोटेट कर रही है इसके लिए यूज करते हैं, तो वहां पे एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होते हैं। वो अपवर्ड होगी, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी कि नेगेटिव जेड एक्सिस होगी, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हमारी बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके 3D लेयर, ये आपकी जेड एक्सिस है। तो ये जो आपका यहाँ पे ये बनेगा आपका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक्सियल वेक्टर। ये क्या बन जाएगा आपका, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। ओके, तो ये एक्सियल वेक्टर रोटेशन में काम आता है। एक्सियल वेक्टर रोटेशन में आएगा काम, जब आप रोटेशन स्टार्ट करोगे वहां पे ये एक्सियल वेक्टर आता है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होती है, सिर्फ इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता बेटा, पॉइंट कहां पे लग रहा है ये वो नहीं होता। लीनियर में क्या होता है बेटा, जैसे ये मास पड़ा हुआ है, आपको बता दिया जाता है कि इस मास का यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरह से लग रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे डिफाइंड है कि यहाँ पे फोर्स स्टार्ट हो रही है आपकी। ओके, वेल डिफाइंड पॉइंट के ऊपर लग रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, बस ये क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग है इस तरह। और ये जो डायरेक्शन होती है एक्सियल वेक्टर की, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, और ये पॉजिटिव रखना है नेगेटिव रखना है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो अगर बॉडी आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर आपकी बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ये बेटा डायरेक्टली याद रखनी है आपने, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। लॉजिक ढूंढना चाहते हो तो राइट हैंड थंब रूल फॉलो होता है बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। देखो मैं अपने राइट हैंड को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मेरा थंब बाहर को आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है हम बाहर वाली डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो बेटा तो मेरा थंब अंदर को जा रहा है, बोर्ड के इनवर्ड जा रहा है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड इनवर्ड, तो इसीलिए नेगेटिव आ जाएगा। ओके, और इसको आगे चल के आप देखोगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस डायरेक्शन को, सर्कल के अंदर डॉट, इसको सर्कल के अंदर ऐसे क्रॉस लगाते हैं, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू पेपर है और अंदर को है पेपर की, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू पेपर है और बाहर को है। ठीक है बेटा, सो ये एक्सियल वेक्टर्स वहां पे यूज होते हैं। पोलर वेक्टर्स जो जैसे आज हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर किए तो वो पोलर वेक्टर्स थे आपका। एनीथिंग एल्स बेटा? सर ऑफलाइन कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? क्या बेटा? सर ऑफलाइन कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में? ऑफलाइन में 5 बैठे हैं बेटा। बेटा ये क्या मतलब है, इससे मोटिवेशन आता है? ओके बेटा, कोई डाउट है फिजिक्स के रिगार्डिंग, कोई डाउट है? नो सर। ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सर।